This conference will now be recorded. हाँ, उसके बाद ये टॉपिक हमारा रहता था, यहाँ से हम शुरू कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ से ये 3 तरह के पार्ट्स में बता रखे हैं, इनपुट आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड मेमोरी यूनिट। ये 3 तरह की यूनिट्स होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में मेनली यूज होती हैं। ठीक है, अभी इनके सिर्फ पॉइंट्स बता रखे हैं, फिर आगे इनको पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब कर रखा है कि इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू क्या होता है, और फाइनली मेमोरी यूनिट क्या होती है। तो पहले आप इन तीनों को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सर लिख लिया। ओके, आंचल यहाँ तक हो गया आपका? यस सर। कंपोनेंट कंप्यूटर, इसमें सबसे पहला कंपोनेंट हमारा यूज होता है इनपुट आउटपुट यूनिट, यानी कि वो यूनिट जो यूजर से इनपुट लेगी और कंप्यूटर यूजर को ही आउटपुट देगी। यानी कि जो यूजर उसको कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो किस तरह से कंप्यूटर में अपना इनपुट इंसर्ट करेगा और किस तरह से कंप्यूटर से अपना आउटपुट रिसीव करेगा। ठीक है, तो वो होता है इनपुट आउटपुट यूनिट। तो आपको समझा देते हैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस आर रिक्वायर्ड फॉर यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। मेनली इन, जैसे मैंने पहले बताया कि इन डिवाइस या फिर इस यूनिट का क्या काम होता है कि जो यूजर है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस brings data into the computer system and output device bring data out from the computer system. इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है, वो यूजर से इनपुट देते हैं कि यूजर क्या बोलना चाह रहा है या फिर क्या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है। उसके बाद वो आउटपुट डिवाइस क्या काम करते हैं कि मेनली जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो किस तरह से प्रोसेस हुई है और उसके बाद क्या रिजल्ट निकला है वो आउटपुट डिवाइस शो करेगा। ठीक है, these input output devices are also known as peripheral devices like keyboard, mouse, printer, monitor, ओके, स्पीकर्स। तो इस तरह से ये जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं इनको हम पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं, जो हम एक्स्ट्रा कंप्यूटर में अटैच करते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक हम अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी सारी चीजें जो हम उसमें ऐड अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, उन सबको भी इनपुट आउटपुट डिवाइस ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आंचल? यस सर।
हाँ जी ठीक है, इसको भी लिख लो इनपुट आउटपुट को। ठीक है, आज के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस हो जाए तो फिर बताना, इसके बाद नेक्स्ट करवाएंगे सीपीयू। ओके सर। हो गया सर। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। ओके, हाँ ठीक है। देखिए उसके बाद आपका सीपीयू यूनिट आता है, जिसको बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है, ये क्या होता है, किस तरह से कंप्यूटर को ये हैंडल करता है, अब हम इसमें सारा सीखेंगे। Central Processing Unit (CPU) is the part of computer system that carries out the instruction of computer program. इस कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम रन कर रहा होता है, उस सब की इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होती हैं, कौन कैरी करता है, वो सारा काम करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। ठीक है, to perform the basic arithmetical, logical and input-output operation of the system. अभी जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, मगर उन सबको जो अटैच करने के बाद उनका जो ऑपरेशन होगा, उनका जो काम होगा कि किस डिवाइस का क्या काम है, ये कंप्यूटर को कौन समझाएगा? ये काम होता है सीपीयू का, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है कि वो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस आपने अपने सिस्टम में कनेक्ट किए हैं, तो किस डिवाइस का क्या काम है। कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि हमने स्पीकर कनेक्ट किया है, तो स्पीकर से हम स्पीकर का क्या काम है, कीबोर्ड कनेक्ट करते ही आपका ऑटोमेटिक कीबोर्ड काम करने लग जाता है। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं, ये सारे फंक्शन कौन अपने अंदर कैरी करता है? ये सारे फंक्शन कैरी करता है सीपीयू। ओके, द सीपीयू इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन होता है ह्यूमन का, तो ह्यूमन का ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी हमारी क्या एक्टिविटी करेगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये इंसान का, ह्यूमन का ब्रेन डिसाइड करता है। तो सेम ऐसे ही पूरे कंप्यूटर के अंदर कौन सा पार्ट या कौन सा जो डिवाइस है वो क्या काम करेगा, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? सीपीयू। तो इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। The speed of CPU depends
अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर एंड इट इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब क्या होता है, अलग अलग सीपीयू आते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती जाती है वैसे अलग अलग हमारे सीपीयू आते हैं। तो उनमें क्या होता है, सीपीयू की स्पीड मायने रखती है कि किस सीपीयू की स्पीड कितनी तेज है। अभी हम जैसे कोई पुराने सिस्टम उठा के देखें, T4 कंप्यूटर जो आते थे, तो उनमें क्या होता है, हमारे सीपीयू की स्पीड काफ़ी कम होती है। लेकिन अब हम जैसे हाई एंड सिस्टम्स या लैपटॉप्स या कंप्यूटर वगैरह आज के टाइम में लेते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, स्पीड काफ़ी हाई होती है, उनमें रैम वगैरह, उनका प्रोसेसर काफ़ी कुछ उसमें हमें एडवांस देखने को मिलता है। तो मेनली जो स्पीड होती है सीपीयू की, वो किस पे डिपेंड करती है, माइक्रो प्रोसेसर पे। जो माइक्रो प्रोसेसर उस सीपीयू के अंदर लगा हुआ है, अब वो अगर पुरानी टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो स्लो स्पीड देगा। अगर वो नॉर्मल एडवांस टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो हाई स्पीड देगा। इसकी स्पीड हम किस किस यूनिट में रिकॉर्ड करते हैं, इसकी यूनिट हम रिकॉर्ड करते हैं मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि सीपीयू तो हमने देख लिया कि हमें सीपीयू का क्या काम होता है, सीपीयू एक तरह से ब्रेन होता है कंप्यूटर का, सारे ऑपरेशन सीपीयू ही करता है। तो अब सीपीयू के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखी है माइक्रो प्रोसेसर, और इन्होंने बता रखा माइक्रो प्रोसेसर इज फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल आईसी। आईसी को आईसी की फुल फॉर्म लिख रखी है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, एक सर्किट जिसमें हम काफी सारे कॉम्बिनेशंस को इकट्ठा कर देते हैं, उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। एक सिंपल सर्किट होता है, सिंपल सर्किट में बस प्लस और माइनस होती है। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आती है और जाती है, बस प्लस माइनस होती है। लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है, काफी सारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे अलग अलग प्लस माइनस के, उन सारे कॉम्बिनेशन को हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं एक छोटी सी चिप में, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी इज अ पीस ऑफ सिलिकॉन कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। जो ये जो आईसी होती है, ये क्या होती है, एक सिलिकॉन की छोटी सी चिप होती है, ठीक है, जिसके अंदर काफी सारे ट्रांजिस्टर यूज हो रखे होते हैं, काफी सारे जो सर्किट्स हैं, छोटे छोटे सर्किट्स को हमें इंटीग्रेट कर रखा होता है, इकट्ठा करके उसमें कंबाइन करके अटैच कर रखा होता है, उसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मेन सीपीयू हाँ का जो सर। फंक्शन होता है वो माइक्रो प्रोसेसर का ही होता है, सारा कुछ डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर। द फर्स्ट चिप, जो पहली चिप आई थी माइक्रो प्रोसेसर की, वो थी इंटेल 4004। ठीक है, मेन ज्यादातर काम होता है वो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर की यूनिट में ही करता है। ठीक है, इंटेल के ही प्रोसेसर काफी बेहतरीन होते हैं। मेड बाय इंटेल इन 1971। तो 1971 में पहली चिप बनाई गई थी इंटेल के द्वारा, जिसको नाम दिया गया था इंटेल 4004 बाय साइंटिस्ट टेड हॉफ। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम भी बता रखे हैं यहाँ पर, टेड हॉफ एंड इंजीनियर फ्रेडरिका हैगी। ठीक है, साइंटिस्ट टेड हॉफ और इंजीनियर फ्रेडरिका हैगिन ने मिलकर ये चिप बनाई थी। ठीक है, पहला प्रोसेसर। सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर्स आर, और जैसे आज की डेट में अगर हम माइक्रो प्रोसेसर देखें तो काफ़ी सारे हाई एंड माइक्रो प्रोसेसर आए हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे था हमारा पेंटियम 4। ठीक है, पेंटियम 4 काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर ये सिस्टम है, और सॉरी प्रोसेसर है, काफ़ी पुराना। ये लगभग 2002 के अराउंड आया था, 2001 या 2002। ठीक है, उसके बाद हमारा ड्यूल कोर आया, उसके बाद आया हमारा कोर टू ड्यूल। ठीक है, ड्यूल कोर का अपडेट वर्जन था कोर टू ड्यूल। उसके बाद आया हमारा i3, देन हमारा आया i5 के बाद हमारा आया i7। आई है इंटेल, ये जितने भी आई का नाम आ रहा है ये सारा आई से, i4 इंटेल। तो i5 आया, उसके बाद i7 आया, और लेटेस्ट अभी i9 चल रहा है। यस लेटेस्ट जो सर। 2020 में हम देखें तो जो इंटेल का i9 सॉफ्टवेयर माइक्रो प्रोसेसर है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ओके, इसके बाद यहाँ बता रखा है टू टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर अरिथमेटिकल लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। अब सीपीयू के अंदर भी हमारे दो तरह के कंपोनेंट देखे जाते हैं। एक एक को बोलते हैं एएलयू, एक को बोलते हैं सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो पहले आप ये सीपीयू के बारे में पूरा लिख लीजिए, सीपीयू क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं। ठीक है, पहली चिप का नाम क्या था, उसके बाद हम पढ़ेंगे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए आप। ओके सर।
डन सर। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो नेक्स्ट है आपका कि सीपीयू के अंदर जो हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो इन दोनों कंपोनेंट्स का क्या काम है, ये क्या होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेन काम सीपीयू का ये, इसलिए मैं थोड़ा सीपीयू के अंदर ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इसका क्या काम होता है, इन कंप्यूटिंग an ALU is a digital circuit that performs arithmetic and logical calculations. The ALU is a fundamental building block of the central processing unit of the computer. And ALU loads data from the input registers. तो मेनली ALU का काम क्या होता है, मेनली ALU का काम होता है कैलकुलेशन के जितना भी काम होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी कंप्यूटिंग का काम होता है वो सारा कौन करता है, ALU करता है। ठीक है, एंड ALU लोड्स डेटा फ्रॉम इनपुट रजिस्टर। ठीक है, ALU को हम जो भी इनपुट देते हैं, जैसे हमने दिया 2+2 कितने हुए, ठीक है, तो उसने हमसे इनपुट लिया 2+2 कितने हुए, और उसने अपने जो फंडामेंटल जो उसके अंदर पहले से फीड कर रखा है कैलकुलेशन का काम, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक में उसने उसको सर्च करा। ठीक है, और उसने हमें फिर आउटपुट दिया कि 2+2 होते हैं 4। इस तरह से ALU loads data from input register and control unit tells the ALU that which operation is to be performed। ठीक है, और अरिथमेटिक किस तरह की ऑपरेशन को काम करेगा, किस तरह की कैलकुलेशन करेगा, ये उसको कौन समझाता है, ये समझाता है उसको कंट्रोल यूनिट। ठीक, कंट्रोल यूनिट ALU को कमांड देती है, ठीक है, कि किस तरह का ऑपरेशन करना है, विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा, कि किस तरह के डेटा के ऊपर किस तरह का काम करना है। यानी कि अगर हमने 2+2 बोला है तो वो तो कैलकुलेशन होगी नॉर्मल। ठीक है, अगर हमने A+B का स्क्वायर इस तरह से हमने कुछ करा है, ठीक है, तो वो किस तरह की कैलकुलेशन है, ये काम ALU को कौन समझाता है, ये काम समझाती है कंट्रोल यूनिट। एंड stores its result into output register. Most ALUs can perform the following operations। ठीक है, जो ALUs होते हैं कंप्यूटर में वो किस किस तरह के काम करते हैं, वो करते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन। ठीक है, लॉजिकल कैलकुलेशन में आता है हमारा एंड, नॉट और एक्सऑर। ठीक है, एंड जैसे और वाला हो गया, नॉट नहीं वाला, ठीक है, काफी नहीं वाले सम होते हैं। ठीक है, और वाला हो गया अथवा, ठीक है, एक्स और हो गया। तो इस तरह से काफी सारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। अब आगे जब हम एक्सेल करेंगे, जहाँ पे हम कैलकुलेशन का काम करेंगे, तो वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले इनसे बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस में यूज होते हैं और हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अरिथमेटिक में क्या आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये जो नॉर्मल बेसिक काम होते हैं कैलकुलेशन के, ये सारे काम इसमें आते हैं हमारे। उसके बाद होता है बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, शिफ्टिंग और रोटेटिंग अ वर्ड बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स टू द लेफ्ट और राइट विद और विदाउट साइन एक्सटेंशन। ठीक है, बिना किसी साइन एक्सटेंशन के हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो शिफ्ट हो जाए या रोटेट हो जाए। ठीक है, वो भी हम आगे वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह में काम करेंगे कि किस तरह से हमने जो टेक्स्ट लिखा है हम उस टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर राइट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह के काम भी, जो मेन छोटे मोटे काम होते हैं, ये काम भी ALU करता है। और उसके बाद फाइनली आता है हमारा कंपैरिजन के ऑपरेशन, यानी कि हम किसी चीज को कंपेयर करना चाहते हैं। तो कंपेयर के लिए हम साइंस का यूज करते हैं, इक्वल, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सारे काम इस तरह ये इन सारे कामों को भी कौन परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आंचल? यस सर, आ गया। हाँ, अगर कोई डाउट जैसे आता है तो पूछ लेगा साथ में। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ALU क्या होता है इसको नोट डाउन कर लो, और फिर ALU के नीचे 4 काम बता रखे हैं, इन काम को भी नोट डाउन कर लो। ओके सर। ठीक है।
Done, sir. हो गया सर। ठीक है, यहाँ तक आंसर आपका हो जाए तो बताना, फिर नेक्स्ट करवाते हैं। हो गया सर। हाँ हो गया, हो जाए तो करे तो बता दिया करो, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, एएलयू की आता है हमारा कंट्रोल यूनिट का काम, कि सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या काम करती है, ठीक है। The control unit coordinate the input and output devices of a computer Yes, sir. system. It fetches the instruction which are given in the form of microprocessor programs. It direct the operation of the other unit by providing timing and control signals. ठीक है, मेनली जो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि ये एक ऐसी यूनिट जो कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये हर किसी के साथ कोऑर्डिनेट करती है, ये कोऑर्डिनेट करती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ जो कंप्यूटर में अटैच होती है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन को भी फैच करती है कि किस तरह की फॉर्म में इसको जनरेट किया जाए, ठीक है। मतलब किस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अगर इसको एएलयू तक पहुंचाना है तो एएलयू को कमांड देगी, ठीक है। अगर इसको सिंपल स्क्रीन पे शो करवाना है तो जो मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन पे सिंपल शो करवा देगी। तो मेन कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जो सारे यूनिट उसमें लग रही है उन सबको कंट्रोल करना। इट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट्स, ठीक है। ये जो दूसरी यूनिट होती है उनके जो ऑपरेशंस होते हैं उसको भी ये डायरेक्ट जो प्रोवाइड करवाती है टाइमिंग और कंट्रोल के सिग्नल्स, कि किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम दिखाना है, ठीक है। होता है ना, हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, या फिर Yes. हम उसमें इंटरनेट भी सर्फ कर सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, ठीक है, गाने भी सुन सकते हैं बैकग्राउंड में। तो इस तरह से कि कौन से ऑपरेशन को किस क्या टाइमिंग देनी है, क्या कंट्रोल सिग्नल देने हैं, ये सारा काम डिसाइड कौन करता है, ये सारा काम डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इन जनरल कंट्रोल इज यूनिट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द मशीनरी दैट कंट्रोल इट्स ऑपरेशन एंड एंटायर प्रोसेसिंग। देखो इन दो लाइंस में इसने पूरा कंट्रोल यूनिट को ब्रीफली डिसाइड कर रखा है कि जनरल अगर हम देखें तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है, एक सेंट्रल पार्ट होता है मशीनरी का जो सारे ऑपरेशन को और सारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। एग्जांपल देखो तो यहाँ पे मोबाइल इंडस्ट्री, द कंट्रोल यूनिट हेल्प टू मेंटेन वेरियस फंक्शंस ऑफ अ मोटर व्हीकल। अब जैसे ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री होती है उसमें अगर हम कंट्रोल यूनिट का फंक्शन देखें तो वहाँ पे उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है, मेंटेन वेरियस फंक्शन ऑफ अ मोटर व्हीकल, ठीक है। मोटर व्हीकल के अंदर कई तरह के काम होते हैं, ठीक है, कि कब हमें क्या काम करना है, कब ब्रेक लग रही है, कब एबीएस काम कर रहे हैं, जो भी है। तो काफी सारे जो काम होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के होते हैं। तो हर तरह की मोटर के अंदर या मशीन के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सारा डिपेंड किस पे करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही कमांड देगी कि कौन से टाइम पे कौन सा काम होना है, ओके। Yes, sir.
The control unit is the circuit that controls the flow of data through the processor and coordinate the activities of the other unit. Mainly काम कैसे करता है कंट्रोल यूनिट? जो हम उसको इनपुट देते हैं वो डेटा माइक्रो प्रोसेसर के जरिए फ्लो होके कंट्रोल यूनिट के पास जाता है और फिर कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करता है दूसरी यूनिट के साथ कि ये डेटा कहाँ से आया है और इस डेटा का आगे क्या करना है। ठीक है। कंट्रोल यूनिट एक्ट लाइक ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है? जैसे ह्यूमन का नर्वस सिस्टम काम करता है, which does not process data but behaves as a central unit of the other manipulating component. Mainly जो ह्यूमन की जो नर्व सिस्टम होता है वो कोई काम नहीं करता, पर वो क्या करते हैं, वो बाकी जो यूनिट्स होती हैं, बाकी जो कंपोनेंट होते हैं उनको कमांड देता है काम करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल यूनिट काम करता है कि वो खुद मेनली कोई काम नहीं करता, वो बस जो इनपुट आया है उसको किस तरह के आउटपुट में या किस तरह के प्रोग्राम में हमें भेजना है वो काम कंट्रोल यूनिट का होता है एक कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। इसको नोट ओके डाउन कीजिए 2 मिनट को, फिर आगे बताते हैं।
हो गया सर। हाँ ठीक है, हो गया यहाँ तक। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सीपीयू के अंदर हमारे आते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स क्या यस होते हैं बता देते हैं। इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का इंटरनल पार्ट होता है। दीज आर यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शन को, जो इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्राम को देते हैं, तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब प्रोसेस करता है हमारा सीपीयू या फिर एएलयू, तो उसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट रह जाते हैं, या मेनली जो रिजल्ट आते हैं वो कहाँ पे हमारे आते हैं, वो आते हैं हमारे रजिस्टर्स के अंदर। ठीक है, रजिस्टर्स भी हमारे एक तरह के सीपीयू का ही पार्ट है। ठीक है, जो स्टोर करते हैं हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को। ठीक है, यानी कि कुछ रिजल्ट जो हमें बाद में दिखाने हो, या फिर कुछ रिजल्ट जो हमें नहीं शो करवाने हो, तो वो हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, सारे रजिस्टर्स में। ओके, यस सर। उसके बाद आता है आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मेमोरी यूनिट क्या होता है, फिर इसको समझाते हैं। इसके अंदर भी काफी सारे पार्ट होते हैं मेमोरी यूनिट के अंदर। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो पहले हम मेमोरी यूनिट देखेंगे क्या होता है, उसके बाद इसके पार्ट समझेंगे। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, मेमोरी यूनिट को भी फिर समझाते हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। इसको आप लिख लीजिए पहले, मेमोरी यूनिट को, इसको समझा देंगे एंड में। ठीक है, इसके कंपोनेंट हम आज नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ मेमोरी यूनिट तक करेंगे। ओके सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। सर मेमोरी यूनिट भी लिखना है। क्या चीज? मेमोरी यूनिट भी लिखना है इसका फर्स्ट पैरा।
हाँ मेमोरी यूनिट तक लिख लो, फिर उसको समझा दूंगा, ठीक है। ओके सर। हो गया सर। हाँ ओके ठीक है। देखो मेमोरी यूनिट क्या होता है, दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम और डेटा ऑन अ टेम्पररी और परमानेंट बेसिस। मेमोरी यूनिट जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें मेमोरी का काम होता है, मेनली हमारा जो प्रोग्राम जो भी हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और जो भी हमारा डेटा होता है वो टेम्पररी और परमानेंट दोनों बेसिस पे स्टोर होता है, ठीक है। कुछ डेटा होता है हमारा जो परमानेंट स्टोर होता है, जिसको हम कभी भी देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ होता है टेम्पररी डेटा, जो सिर्फ कुछ समय के लिए स्टोर होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक हट जाता है। इट हैज प्राइमरी मेमोरी जिसको बोला जाता है मेन मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोला जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंड टाइप की मेमोरी होती है। द इनपुट डेटा विच is to be processed is brought into main memory before processing, ठीक है। जो इनपुट डेटा होता है, जो प्रोसेस होने वाला होता है, वो सबसे पहले मेन मेमोरी में आता है, फिर उसके बाद वो प्रोसेसिंग के लिए आगे जाता है। The needed instructions for processing and any kind of intermediate results and also stored in primary memory, ठीक है। कई तरह के हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, और भी किसी तरह के जो इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, वो सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे प्राइमरी मेमोरी में। टुगेदर विद दीज द फाइनल आउटपुट इज आल्सो स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी। जो आउटपुट निकल के आता है, यानी कि जो आउटपुट हमें मिलता है, यूजर जो इनपुट देता है, उसका जो भी आउटपुट आता है, वो आउटपुट भी ज्यादातर कहाँ पे स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू द आउटपुट यूनिट, यानी कि आउटपुट यूनिट तक आने से पहले वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। भले ही वो 2 सेकंड के लिए होते हैं, जैसे हमने कोई कंटेंट कॉपी किया, हमने करा कॉपी, अब हम जब तो उसको पेस्ट नहीं करते, तब तक वो कहाँ पे स्टोर है, कहीं ना कहीं तो स्टोर है ना। अब ऐसे अपने आप तो गायब नहीं हो जाएगा,
ठीक है। अगर हम उसको 2 दिन बाद भी पेस्ट करेंगे तो 2 दिन बाद वो सेम वैल्यू जो हमने या सेम टेक्स्ट सेम नाम जो भी हमने कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो वो स्टोर हो रखा है ना, तो वो कहाँ पे स्टोर हो रखा होता है, वो स्टोर होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी में। Another kind of memory another kind of memory is referred as secondary memory of a computer system. This unit is also is used to permanently store data. ठीक है, मेनली होती है इसमें सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसको किस लिए यूज किया जाता है, दिस यूनिट इज यूज फॉर परमानेंट स्टोर डेटा। परमानेंटली हम पक्की तरह से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। दिस यूनिट डज नॉट डील डायरेक्टली विद सीपीयू। ये जो यूनिट होती है ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ डील नहीं करती, ये मेमोरी यूनिट होती है, इसमें हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो लोकल सी लोकल डी की जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम कोई अपना फोटो वीडियोस या मूवीज वगैरह रखते हैं तो हम उनको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। वो तब तक डिलीट नहीं होंगी जब तक हम उनको खुद डिलीट नहीं करेंगे या फिर जब तक सिस्टम खराब नहीं होगा, तब तक उनपे अपने आप वो डिलीट नहीं होंगे। तो उसको बोला जाता है परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट मेमोरी। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आंचल? यस सर, आ गया। हाँ जी ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे मेमोरी यूनिट के आगे पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, क्लास फिनिश करते हैं। गुड बाय आंचल। थैंक यू सर। ओके।